नोकिया की डायन। एपिसोड 33। दीनदयाल और आयुषी मुजफ्फरपुर आए थे और जब वो दोनों गोदाम पहुंचे तो उन्हें अभिमन्यु और प्रीति के खून से सने हुए कपड़े मिले, जिसे देखकर दोनों सन्न रह गए। दोनों को अंदेशा हो गया कि शायद अभिमन्यु और प्रीति नहीं रहे। दीनदयाल ने दशरथ को खबर की तो उन्होंने समझाया कि बिना लाश मिले किसी नतीजे पे पहुंचना सही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी ने अभिमन्यु और प्रीति पर हमला किया था, वो उन दोनों को वैन में लिए काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। उसने जब ये खबर कुलदीप को दी तो उसने उस आदमी को 50 लाख रुपए जल्द ही भिजवाने का वादा किया और ये भी कहा कि काम हो जाने के बाद वो कुछ समय के लिए गायब हो जाए। मारुति वैन चला रहा वो आदमी मुस्कुरा रहा था। वो ये सुनकर बेहद खुश था कि उसे अपने काम के 50 लाख मिलने वाले थे। उसने प्रतिलिपि FM ऐप ओपन किया और अपने मोबाइल पर शैतानी रस्में सुनने लगा। वैन में उसकी सीट के पीछे प्रीति को होश आ रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे हर चीज धुंधली दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसे साफ नजर आने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो किसी चलती गाड़ी में थी। उसने सिर घुमाकर देखा तो अभिमन्यु उसके पास ही लेटा हुआ था। वो अब भी बेहोश था। उसे वैन से सूखे हुए खून की बदबू आ रही थी। प्रीति ने उठने की कोशिश की पर उसके पैर में तेज दर्द उठा और उसने अपने हाथ से अपना मुंह बंद किया ताकि उसकी कोई आवाज ना हो और वो फौरन लेट गई। प्रीति ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसकी सलवार खून से लथपथ थी। उसे पैर में गोली लगी थी। वो धीरे से अभिमन्यु की तरफ आई और उसकी नाक के नीचे अपनी उंगली लगा दी। उसे अपनी उंगली पर अभिमन्यु की सांस महसूस हुई, जो बहुत धीमी चल रही थी। प्रीति समझ गई कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैन से निकलने के लिए जो करना था उसे अभी करना होगा। अगर वो कुछ देर और वैन में रहे तो बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि दोनों का पहले ही काफी खून बह चुका था। प्रीति जल्दी से अपनी कोहनी का सहारा लेकर थोड़ा ऊपर उठी और चारों तरफ देखा। उसे सीट के नीचे रखा हुआ जैक दिखाई दिया। जैक तक पहुंचने के लिए प्रीति को उठना ही था। उसने अपना सिर ऊपर करके वैन चलाते हुए ड्राइवर को देखा। उसे रियर व्यू मिरर में उसकी आंखें नजर आ रही थी। वो आदमी उसे देखे उससे पहले प्रीति नीचे दुबक गई। अब प्रीति ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सीट के नीचे रखे जैक को पकड़ने की कोशिश की। काम बड़ा मुश्किल था और प्रीति ये कर नहीं पाई। अब तक उसके पैर का दर्द इस कदर बढ़ चुका था कि उसके प्राण निकले जा रहे थे। उसने अपने दांत भींचकर किसी तरह खुद को दर्द के मारे चिल्लाने से रोका। उसने अपने आप से कहा कि इस वक्त उसका पूरा ध्यान जैक हासिल करने पर होना चाहिए।
एक बार फिर प्रीति अपनी पूरी ताकत जुटाकर जैक की तरफ बढ़ी और जैक को पकड़कर जोर से अपनी ओर खींचा। इस बार जैक उसके हाथ में था। राहत के मारे उसकी सांस में सांस आई। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। प्रीति जानती थी कि उसे कार से निकलकर बाहर की खुली हवा में सांस लेने की जरूरत है। अपने पैर के दर्द को भुलाकर बिना वक्त बर्बाद किए प्रीति ड्राइवर की सीट के पीछे आने लगी। जैसे ही ड्राइवर रियर व्यू मिरर में पीछे देखता, प्रीति नीचे दुबक जाती और फिर आगे सरकती। इस तरह वो ड्राइवर की सीट के बेहद करीब पहुंच गई। वहां पहुंचकर वो कुछ देर रुकी ताकि आखिरी वार करने से पहले वो 2 पल अपने जानलेवा दर्द से आराम पा सके और हिम्मत जुटा सके। जैक पकड़े प्रीति आखिरी वार करने के लिए तैयार थी। उसने जैक हाथ में लिया और उठ गई। ड्राइवर ने रियर मिरर में प्रीति को हाथ में जैक पकड़े देख लिया और हैरान रह गया। वो कुछ करता उसके पहले प्रीति ने जैक घुमाकर उसके सिर पर दे मारा। ड्राइवर जोर से चिल्लाया और उसके हाथ से स्टीयरिंग व्हील छूट गया। वो अपनी बगल वाली सीट पर गिर पड़ा। प्रीति ने घबराकर देखा कि वैन का बैलेंस बिगड़ गया था और वो टेढ़ी मेढ़ी चलकर खाई की तरफ जा रही थी। प्रीति वैन को घुमाने जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो सामने ड्राइवर का खौफनाक चेहरा था। उसके सिर से खून टपक रहा था और वो प्रीति को कातिलाना नजरों से घूर रहा था। प्रीति डर कर जोर से चिल्लाई। उस आदमी ने खतरनाक आवाज में कहा, तुम्हें गोदाम में देखते ही समझ गया था कि तुम मुसीबत खड़ी करोगी। तुम्हें पहले ही खोपड़ी में गोली मारकर खत्म कर देना चाहिए था। ये सुनकर प्रीति और डर गई। उसने देखा कि वैन अब काली पहाड़ी की खाई की तरफ बढ़ रही थी। प्रीति ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उस आदमी की पकड़ लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। अब वो आदमी जैक उठाकर प्रीति को मारने ही जा रहा था कि प्रीति उसकी तरफ कूदी और उसके हाथ पर काट लिया। आदमी दर्द से चीखा और प्रीति का हाथ छोड़ दिया। प्रीति ने किसी तरह वैन को काली पहाड़ी की खाई से दूसरी तरफ मोड़ दिया। तभी उसने देखा कि हाथ में जैक पकड़े वो आदमी उसकी तरफ लपका। प्रीति उसके वार से बचने के लिए जैसे ही नीचे दुबकी, उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया। वैन का बैलेंस एक बार फिर बिगड़ गया और वो फिर खाई की तरफ जाने लगी। उस आदमी के सिर से काफी खून बह रहा था। प्रीति ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके हाथ से जैक ले लिया और जोर से उसके सिर पर वार किया। वो आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। वैन पहाड़ी के किनारे पहुंच चुकी थी। प्रीति का दिमाग दौड़ रहा था। वैन घाटी में गिरती उससे पहले उसे किसी तरह पीछे पहुंचकर अभिमन्यु को और खुद को बाहर धकेलना था। प्रीति गिरती पड़ती वैन में पीछे की तरफ पहुंच गई, पर उसका दिल धक से रह गया। उसने वैन की विंडशील्ड से खुला आसमान देखा।
और समझ गई कि वैन झुकी हुई थी। प्रीति अभिमन्यु की तरफ बढ़ी और वैन का पिछला दरवाजा खोल दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर अभिमन्यु को वैन से बाहर धकेल दिया। अभिमन्यु लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ा। प्रीति भी दरवाजे से निकलने ही वाली थी कि उसके पैर में इतनी जोर का दर्द उठा कि उसकी सांस ही रुक गई। उसने मुड़कर देखा कि ड्राइवर ने उसका पैर वहीं से दबोच रखा था जहां उसे गोली लगी थी। उसने धमकी भरी आवाज में कहा, मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। ये कहते हुए उसने फिर से उसका पैर खींचा। प्रीति की जान निकल गई और वो जोर से चीखी। वैन आगे की तरफ बढ़ी और गहरी खाई में गिरने लगी। गिरते हुए प्रीति की आंखों के सामने एक आखिरी दृश्य था। अभिमन्यु मैदान में निठाल सा पड़ा देखा। वैन किनारे से टकराकर नीचे एक विशाल खाई में गिर गई, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। प्रीति उस आदमी को किसी तरह वैन सहित खाई में धकेलकर खुद बाहर कूद गई थी। गिद्ध अपनी शिकार की तलाश में ऊपर घूम रहे थे। खाई के एक तरफ एक नुकीली चट्टान थी जिससे प्रीति मजबूती से लटक रही थी और उसने चट्टान का कोना पकड़ लिया था। अचानक चीलों की आवाज तेज हो गई। प्रीति ने अपना सिर नीचे कर लिया। प्रीति ने नीचे देखा तो उसका बदन थरथरा उठा। उसने उसी आदमी को औंधे मुंह जमीन पर पड़े देखा। वहां कुछ गिद्ध नोच नोच कर उसका मांस खा रहे थे। प्रीति को अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। फिर भी उसने अपने आप को समझाया, प्रीति, तू मर नहीं सकती। तुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना तू भी इन गिद्धों का शिकार हो जाएगी। चल, उठ और आगे बढ़। प्रीति ने भगवान का नाम लिया और शक्ति मांगने की प्रार्थना करते हुए घाटी में ऊपर चढ़ने लगी। काफी देर जूझने के बाद प्रीति अधमरी हालत में ऊपर मैदान तक पहुंची। वो बिल्कुल बेजान हो चुकी थी और निठाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद थी। उसे फिर से करीब आती हुई चीलों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और देखा कि 2 चील अभिमन्यु की तरफ बढ़ रही थी। प्रीति डर गई। वो रोंगते हुए अभिमन्यु के पास गई और चीलों को भगाने लगी। अब वो अभिमन्यु को एक सुरक्षित जगह ले गई। उसने अपनी उंगली उसकी नाक के नीचे लगाई, पर उसकी सांसें महसूस नहीं हुई। वो घबरा गई और कहने लगी, प्लीज मरना मत। मैं तुमसे चाहे कितनी भी नफरत करूं, मैं चाहती हूं तुम जिंदा रहो। प्रीति ने पास ही में एक पहाड़ से गिरता झरना देखा। वो किसी तरह रेंग रेंग कर झरने तक पहुंची। वहां उसे कुछ पत्ते मिले जिनका कप बनाकर वो पानी लेकर वापस आई। उसने अभिमन्यु के पास आकर उसके मुंह पर पानी छिड़का, पर वो अब भी बेहोश था। प्रीति ने दोनों हाथों से उसकी छाती दबाकर उसे CPR देना शुरू किया। वो जोर से कहने लगी, उठ जाओ अभिमन्यु, उठो, तुम नहीं मर सकते,
उठ जाओ अभिमन्यु। पर कोई असर नहीं हो रहा था। अभिमन्यु बेजान सा जमीन पर पड़ा था। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। वो बेबस महसूस कर रही थी। अब तक उसका पैर भी सुन्न हो चुका था। अचानक प्रीति को एक ख्याल आया। उसने कहा, यही मेरा आखिरी सहारा है। हे भगवान, अगर मैंने जिंदगी में कुछ भी अच्छा किया हो तो ये काम कर देना। प्रीति ने धीरे से अभिमन्यु का सिर पीछे किया, फिर एक हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे ऊपर उठाया और अपना अंगूठा डालकर उसका मुंह खोला। प्रीति ने अपना दूसरा हाथ उसके माथे पर रखा और अपनी उंगलियों से उसकी नाक बंद की। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसके खुले मुंह को अपने मुंह से बंद कर दिया और उसके मुंह में हवा फूंकी। उसने ऐसा 2-3 बार किया। अब उसने देखा कि अभिमन्यु की छाती फूली और वो हाँफते हुए उठकर बैठ गया। प्रीति को अभिमन्यु को सांस लेते देख इतनी राहत मिली कि वो रोने लगी। अभिमन्यु प्रीति को रोते देख हैरान हो गया और हैरत से बोला, प्रीति, तुम रो क्यों रही हो? और हम है कहाँ? उसने अपना हाथ हिलाया और उसे अपने कंधे पर तेज दर्द महसूस हुआ, जहां उसे गोली लगी थी। उसे बीती हुई पूरी घटना याद आ गई। अब प्रीति बहुत थक चुकी थी और उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। उसने कहा, अभिमन्यु, थैंक गॉड तुम ठीक हो। इतना कहकर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अभिमन्यु घबरा गया। उसने देखा कि प्रीति की सलवार खून से भीग चुकी थी। उसने सोचा प्रीति को फौरन डॉक्टर की जरूरत है। अभिमन्यु ये भी जानता था कि प्रीति ने उसकी जान बचाई थी और अब उसकी जान बचाने की बारी है। उसने प्रीति को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, प्रीति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ये कहकर वो उसे लेकर वहां से चला गया। देर शाम को दीनदयाल आयुषी को घर छोड़कर चकिया पुलिस चौकी पहुंचा। वो प्रीति और अभिमन्यु के खून भरे कपड़े एविडेंस बैग में रखकर फॉरेंसिक लैब भेजने गया था। वहां सिर्फ 2 कांस्टेबल मौजूद थे। दीनदयाल प्लास्टिक की थैली में कपड़े लेकर अंदर आया। कांस्टेबल उसे घबराकर देख रहे थे। दीनदयाल ने उनसे कहा, हालात ठीक नहीं लग रहे। अभी तक अभिमन्यु सर की कोई खबर नहीं मिली। तभी पीछे से एक महिला की आवाज गरजी, वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि अभिमन्यु को हुआ क्या है। दीनदयाल ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक पीले रंग के सूट और प्लाजो पहने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। दीनदयाल उन्हें चौकी में देख हैरान था और उनसे पूछा, मैडम, आपकी तारीफ? महिला बोली, मैं हूँ सरला देवी, इंस्पेक्टर अभिमन्यु की माँ। दीनदयाल को झटका लगा और उसके हाथ से अभिमन्यु और प्रीति के खून भरे कपड़ों की थैली छूटकर नीचे गिर पड़ी। अब क्या होगा? क्या दीनदयाल
सरला देवी को अभिमन्यु का सच बताएगा। जब सरला देवी को पता चलेगा कि अभिमन्यु प्रीति के घर में रह रहा है, तब वो क्या करेगी? क्या अभिमन्यु प्रीति को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।